नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को प्रॉपरली कंडीशन में पता होगा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, जो कि अभी जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। पॉलिटिकल साइंस में जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उनको बता दें कि उसी का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान। आपका एक सोशल साइंस का पार्ट होता है या फिर कह लीजिए एक बुक होता है जिसमें कि लगभग 4 बुकें चलाई जाती है। हर विद्यालय की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, या फिर कह लीजिए एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं। जियोग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस या फिर कह लीजिए राजनीतिक विज्ञान। इन सभी को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा बुक है पॉलिटिकल्स से है, जिसका नाम है हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में चुनौती। जैसे कि मैंने सब पिछली कक्षाओं में आप लोगों को पता होगा कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, तो चैप्टर के नाम पे मैं जाता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं। देखिए, एक चीज होता है, एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का, कि सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में जानना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि हमें पहले पुस्तक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पुस्तक के बाद फिर चैप्टर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, देन उसके बाद चैप्टर के अंदर क्या है उस चीज पे जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए तो सब लोग लगभग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बेटर नंबर लाने का मतलब एक ही तरीका होता है कि हमें सब चीज को कैसे अच्छे से पढ़ते हुए चले। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा साउंड एंड वीडियोस दोनों क्लियर होगा। तो एक बार फिर से मैं अपने इस सेशंस में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लीज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगेगी देन तब आप लाइक करिएगा, एंड जो भी आपको कुछ अगर वीडियोस में गलती दिखेगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं उस गलती को सुधारने के लिए जरूर प्रयास करूंगा। मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, हाँ इतना है, अगर मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ कि मैंने इंडियन नेवी में 2 बार सिलेक्शन लिया है। एक बार जनरल ड्यूटी में एंड एक बार नेविगेशन ऑफिसर के तौर पे। एक बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लिया हूँ, एक बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लिया हूँ, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं एक टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर को देखते हैं, लोकतंत्र में चुनौती। अब भैया सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र होता क्या है, यानी लोकतंत्र को इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भैया डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी को अगर इंग्लिश में बोले तो फॉर द पीपुल्स एंड ऑफ द पीपुल्स बाय द पीपुल्स से मतलब होता है, यानी हिंदी बोले तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही लोकतंत्र कहलाता है। मतलब कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइन और करूं तो जहां पे अपने शासकों को लोग चुनते हैं उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। भैया मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे हम अपने राजा का चुनाव करेंगे यानी इलेक्शन करेंगे, दैट्स मीन्स वही हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन आपका एक प्रश्न उठेगा कि सर तब चुनौती क्या है? तो मैं कहूंगा कि अगर आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाना है, देन आपके सामने क्या है, चुनौती है कि भाई आपको किसी भी तरीके से करके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये आपके अंदर मतलब कि कोई भी व्यक्ति कुछ काम करने के लिए जाता है, देन उसके पीछे क्या होती है, एक बड़ी चुनौती होती है, और वो चुनौतियां सब लोग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है। जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस में क्या क्या हमने लगाया हुआ है ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट ये कंटेंट आपको दिखाई पड़ सकता है, या फिर आपको अच्छा लग सकता है या फिर खराब लग सकता है। यही चीज होता है चुनौतियां। आई होप, मुझे आशा है कि लोकतंत्र में चुनौतियों को मैंने अच्छे से डील कर दिया होगा या फिर अच्छे से मैंने समझा दिया होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भैया ये सरकार ही क्या होती है। तो मैं कह दूं एक व्यवस्था या फिर एक इंस्टीट्यूट या फिर एक संस्था जो कि हमारे लिए काम करे, और मतलब जनता के द्वारा चुनी गई है और वो हमारे लिए काम करती है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। अब आई होप, मुझे आशा है कि आपको सरकार, लोकतंत्र और लोकतंत्र में चुनौती के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक मैं छोटा सा पॉइंट से आपको समझा देता हूँ। देखो बाबू, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के बिहार राज्य में रहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है 2 फॉर्म्स में, ऐसे तो 3 फॉर्म्स में काम करती है, लेकिन मेन जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास क्या है कि पूरे अपने बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ऐसे मतलब कि राज्य सरकार जिनको कहते हैं, और एक हमारी सेंट्रल में काम करती है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जिनमें कि एक लोकल प्रावधान सरकार की है, जिसमें आपके मुखिया जी आ जाते हैं ग्राम पंचायत में,
और इनसे ऊपर थोड़ा सा चले तो आपके ये ब्लॉक प्रमुख साहब आ जाते हैं, फिर इनके ऊपर जाते हैं तो आ जाता है जिला परिषद या फिर जिला अध्यक्ष जिसको आप बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिला अध्यक्ष मैंने उनको बोला जो कि जिला पंचायत के होते हैं, मैं किसी पार्टी की अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, हमने इनको चुनकर भेजा हुआ है। क्यों भेजा भैया, ताकि ये हमारे काम को अच्छे तरीके से कर सके, सुचारू रूप से करा सके। अब हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग चुन कर भी भेज दें तब पर भी वो अच्छे काम करने वाले नहीं होते, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हर टॉपिक को देखेंगे। आपसे एक और चीज कर दें कि इसी वीडियोस में मैं इस चैप्टर को खलास कर दूंगा, यानी कि द एंड कर दूंगा। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं होगी, बहुत ही छोटी इस वीडियोस होगी, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा भी लगेगी। सबसे पहले टॉपिक हमने लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की चुनौती, यानी कि चुनौतियां। देखिए यहाँ पे चुनौतियां भी है और यहाँ भी चुनौतियां हैं। अब भैया मैंने कहा कि लोकतंत्र की चुनौतियों को ही देख लेते हैं कि क्या होती हैं या फिर कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया कि आधार तैयार करना, मतलब कि भैया इसका सबसे पहले लोकतंत्र की ये चुनौतियां होती हैं कि आप अपने सरकार का क्या करो, आधार तैयार करो। अब आधार होता क्या है, आपको पता होगा कि नींव बोला जाता है, नींव यानी कि फाउंडेशन बोला जाता है किसी चीज को करने से पहले। जैसे मान लो घर बना रहे हो, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, नीचे मतलब कि भूमि तल में आप क्या करते हो, या तो लेंटर डालते हो या फिर पिलर्स डालते हो। क्यों डालते हो भैया, आखिर उसकी आवश्यकता ही क्यों है, इसलिए बाबू डालते हो क्योंकि आपका जो घर है मजबूत हो सके, देन आप उसके ऊपर घर बनवा सको। वही चीज है यहाँ भी, इसको मजबूत करने के लिए इसको आधार तैयार करना पड़ता है। या फिर शॉर्ट समझो, एक जैसे मान लो कि आप प्लांट लेते हो, मतलब कि बीज लेते हो, बीज को क्या करोगे, गाड़ दोगे। अब गाड़ोगे तो भाई उसमें से अंकुरित होगा ना, सेकेंड स्टेज में जाएगा ना, मतलब छोटा छोटा उसमें से हरा हरा चीज निकलेगा। देन वही है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अब सॉरी, यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें लास्ट में मजबूत करना, पहले ये आता है विस्तार की चुनौतियां। अब ये विस्तार की चुनौतियां क्या है, तो आपको पता होगा कि विस्तार करने में, अब जैसे मान लो कि एक मैंने बोला कि ये हमारा बीज है, तो भाई बीज थोड़ा सा बड़ा हो, इसमें अंकुरित आया, तो अंकुरित आया तो थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हो स्प्रेड होने लगा, स्प्रेड का मतलब विस्तार होने लगा। देन इससे भी अगर आगे मतलब मान लो कि 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, देन ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। आई होप, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि किसी, जैसे मान लो भारत में लोकतांत्रिक चलता है या फिर प्रजातंत्र चलता है, लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ऐसी सरकारें या फिर ऐसी गवर्नमेंट नहीं चलती है या फिर नहीं चलती थी, नहीं चलती भी है। और विस्तार की बात करें तो आपने बेल्जियम की कहानी जो पढ़ी हुई थी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो बेल्जियम की जो कहानी थी उसमें विस्तार की ही बात की गई थी, ठीक है। नंबर 3 आता है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अब भाई आपको पता हो गया, जैसे मान लो इस सीड से ही हम ले, तो मैंने कहा कि पहले आप सीड लगाओगे तो सीड कुछ दिन के बाद क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि सीड लगाए, ये आपका आधार तैयार हो गया, लेकिन जब अंकुरित हुआ अर्थात मतलब विस्तार हो गया। और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कैसे हो जाएगी, आपको पता होगा कि कोई भी पेड़ यदि लग जाता है तो फिर उसमें जड़ें क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जब मिट्टी में ये जकड़ने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और आगे चलते हैं। सेकेंड हमारा है राजनीतिक सुधारों के बारे में सोच रहे लोग। अब देखिए, राजनीतिक चीजों के बारे में या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल स्थिति के बारे में लोगों की थिंकिंग क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। भाई पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका सेंस निकलता होगा ना, कि ऐसे सिर्फ मतलब बिना काम के पढ़ रहे हो। देखो कहा जाता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसका आपके जीवन में, आपके काल में कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। और मैं 100% कह सकता हूँ कि बिल्कुल काम होता है भैया। ऐसा तो नहीं कह सकते, हम लोग मूर्ख थोड़ा ना है कि हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कि पढ़ाई करते हैं, या फिर आप ही पढ़ रहे हो, कोई मूर्ख थोड़ा ना बना हुआ है। आखिर क्या फायदा है। कुछ लोग कहते हुए कि बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कि कह देते हैं कि भाई पढ़ लिख कर कौन राजा बनता है। क्यों नहीं राजा बनते हैं लोग, अगर राजा बनना है तो कहो तो ये देश में पीएम, स्टेट में सीएम एंड डिस्ट्रिक्ट में आपके डीएम, यही राजा होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्या सोच रखते हैं लोग, तो नंबर 1 रखते हैं कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं, दल और आंदोलनों और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए। भाई जो चीज भी प्रश्न खड़ा होता है, जो भी होता है, उसको क्या करना चाहिए, किसी मतलब कह सकते हैं कार्यकर्ताओं, लोगों यानी कि पब्लिक, यानी कि मतलब कह सकते हो आपके समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा उसका क्या होना चाहिए, उन लोगों को जागरूक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पहले पता होगा, पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं,
पहले लोग क्या करते थे कि बहुत सारे ऐसे बूथ केंद्र होते थे। बूथ केंद्र का मतलब लगभग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता दें, मतदान केंद्र जो होते थे। जैसे गांव में इलेक्शन होता है या फिर कहीं भी इलेक्शन होता है तो वहां पे पुलिस जाती है वोटिंग कराने के लिए। तो जिस जगह पे जाती है वहां पे पहले जमाने में क्या होता था कि नाजायज बूथ मतलब कह सकते हो पड़ जाता था। नाजायज का मतलब इलीगली तरीके से वहां पे बूथ डाला जाता था, मतलब मतदान डाला जाता था। तो उसी को कह रहा है भाई, नागरिक अगर जागरूक हो जाए तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। बट इसके लिए कुछ चीजों का निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे आपकी इंस्टीट्यूशन जो होता है, यानी कि जो संस्थाएं होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपकी सरकार हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसको अच्छा होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भ्रष्ट आपका इलेक्शन कमीशन ही हो, तो भाई अभी भी होगा ही वैसा, लेकिन अभी वर्तमान में वैसे सब अधिकारी नहीं होते हैं। देन इसी के लिए कह सकते हैं क्लीन एंड फेयर आपका इलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं। राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव को न केवल यह सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि कौन और कैसे लागू करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, इसका एकदम अच्छे से क्लियर से समझना। इसमें क्या हुआ है सेकंड में कि अगर कोई आप लॉ बनाते हो, कोई कानून बनाते हो, तो ऐसे सोच कर बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पे लाद दो, किसी पे थोप दो, कोई भी कानून पास कर दो, ऐसा सब हमारे पास नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरा चीज इसमें ये एक और व्यवस्था होता है कि अगर गलती से ये लागू भी हो गया तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। इसका बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा सकता हूं कि आपकी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था, एमएसपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक मतलब कह सकते हैं कि किसानों के लिए था। किसानों ने जब इसके ऊपर आंदोलन करना स्टार्ट किया तो इसको गवर्नमेंट ने आपका क्या कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, यही हमारे हो गए कि भाई प्रस्ताव को पास करने से मतलब कोई भी गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए कि सब लोगों के बीच में इसको ले जाया जाएगा तो अच्छा होगा कि नहीं। जैसे अब पहले कुछ दिन पहले चला हुआ था कि जिसके 2 बच्चे रहेंगे देन वही क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। इससे क्या हुआ बाबू, या फिर इससे क्या हुआ भैया लोग, कि यदि मैं ये कह दूं कि जिसके 2 बच्चे रहेंगे सिर्फ वही इलेक्शन लड़ेंगे तो आधे से ज्यादा लोग तो छट जाएंगे। तो अगर मान लीजिए उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, उसका राजनीतिक क्षेत्र में पहल अच्छा हो, तब तो वो रिजेक्ट हो गया, नहीं लड़ सकता चुनाव। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सोचना समझना चाहिए कि भाई ये काम अच्छा है या फिर खराब है। अगर अच्छा है तो कौन लागू ले सकता है, मतलब किसके ऊपर ये अच्छा हो सकता है, किसके ऊपर खराब हो सकता है। आप जनरली जानते हो, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ मेरिट होता है, कुछ डीमेरिट होता है। ऐसा नहीं मेरे अंदर भी मेरिट होगा, मेरे अंदर भी डीमेरिट होगा, कुछ ना कुछ तो सबके अंदर होता ही है। नंबर 3 पे आओ, किसी भी कानूनी बदलाव को ध्यान से देखना होगा कि राजनीति पर इसके क्या परिणाम होंगे। आमतौर पर कानून जो किसी चीज पर प्रतिबंध चाहते हैं बल्कि प्रति उत्पादक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर लोगों पे वो लागू हो जाएगा भाई। और दूसरा चीज, अगर हर लोगों पे लागू नहीं होगा और कानून निकल गया, फॉर एग्जांपल अभी दहेज प्रथा कानून निकला हुआ है। दहेज प्रथा मतलब दहेज लेना पाप है, ये सब मतलब आप लोग जानते होंगे लगभग। तो अब इसको देखिए, चाहे लोग करें या ना करें, लेकिन फिर भी इसको लागू किया गया। कुछ अच्छी चीजें होती है जिनको कि लागू करना पड़ता है, चाहे लोग करें या ना करें, और लागू हो जाएगा तो थोड़ा गोपनीय हो जाता है। जैसे पहले लोग दहेज के कारण लड़कियों को मार देते थे, आज के टाइम में कोई दहेज के कारण लड़कियों को मार नहीं सकता है। यही चीज हो गया प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करते हैं भैया, लोकतंत्र को फिर से डिफाइन करते हैं। अब देखो लोकतंत्र होता क्या चीज है, जनता का, मैंने इंग्लिश में भी बोला था, हिंदी में भी बोला था, फिर से एक बार बोलता हूं, फॉर द पीपुल्स, ऑफ द पीपुल्स एंड बाय द पीपुल्स। इसका मतलब ये हुआ जनता के द्वारा जनता के लिए जनता को चुना गया प्रतिनिधि। मतलब मैं अपने शासक का चुनाव करता हूं, देन इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी यही हमारा क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले पे देखो, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक द्वारा लोगों को चुना जाता है, सॉरी लोगों द्वारा शासक को चुना जाता है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, लोगों द्वारा शासक को चुना जाता है, ये इसका होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, लोगों द्वारा चुने गए शासकों को ही छोटे बड़े फैसले लेने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने चुनकर किसी और को भेज दिया और वहां पे जाकर कोई और फैसला ले रहा है, तो ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड अगला टर्म है कि चुनावों को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। भैया मेरे कहने का मतलब है
कि हर में क्या होना चाहिए, एक आपका लीडिंग पार्टी होना चाहिए और एक ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों में भय रहेगा कि हमारी सत्ता कभी भी जा सकती है। और आपको पता होगा यदि आप लोगों के अंदर ये भय बना रहे कि हमारी कुर्सी कभी भी आ जा सकती है, देन आप अच्छा काम करोगे। और नहीं तो पता चला कि आप हमेशा के लिए एकदम मतलब परमानेंटली हो गए, तो आप क्या करोगे, आप काम अच्छा नहीं करोगे। जैसे देखो ना, एक बार नौकरी लगने के बाद लोग क्या करने लगते हैं, बिहार पुलिस में देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में, पुलिस की बात कर रहा हूँ, आर्मी की बात नहीं। और मैंने जो बात किया हुआ था पहले, तो मैं एक इंडियन नेवी यानी एक आर्मी का पार्ट है उसमें काम किया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें मेरे कहने का मतलब है कि जब पुलिस बन जाते हैं लोग, मतलब कि जब बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि स्थानीय कह सकते हैं कि जो स्टेट पुलिस होती है, तो जब एक बार वो लोग नौकरी ले लेता है तो एकदम आराम से बैठ जाता है। तो देखते हैं जब भर्ती होता है तो अच्छा रहता है, और जब मतलब कुछ दिन हो जाता है तो उनका पेट निकल जाता है, सब वगैरह खराब हो जाता है। तो यही चीज मैंने कहा कि अगर आपके पास विकल्प रहेगा, आपके पास चॉइस करने का ऑप्शन रहेगा, चूज करने का ऑप्शन रहेगा, देन आप अच्छा से अच्छा शासक को चूज करोगे। और शासक को चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, अब लाचारी है कि उसी को तुमको चूज करना है, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट आता है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं, किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में ये नहीं कहोगे कि भाई तुम अमीर हो तो तुम एक वोट दोगे तो तुम्हारे 2 वोट का वैल्यू होगा, और मैं गरीब हूं तो हमारे 1 ही वोट का वैल्यू होगा। नहीं, इसमें क्या होगा कि भैया चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आपको वोट का जो वैल्यू है दोनों का इक्वल रहेगा, 1 वोट 1 वैल्यू होगा, ठीक है। चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, देन कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे सर इतना जल्दी आपने चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर दिया। मैं आपको कहानी की जो उसमें दिया हुआ था उस कहानी को नहीं सुनाया, बाकी जो उसमें टॉपिक था उस टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। देन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच सके। और इस वीडियोस में इतना है, मिलेंगे एक नेक्स्ट एंड अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।